हेलो एवरीवन। तो ब्रेक के पहले हम ओवरलैप इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो साइन कोसाइन का सेट है वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एंड ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन जो है उसका मतलब है जब हम दो सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो नॉन जीरो आएगा, और डिफरेंट फंक्शन को ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो जीरो आएगा। तो ओवरलैप इंटीग्रल का बेसिकली मतलब क्या है ये थोड़ा डिस्कस करते हैं। मे बी जो 5th जुलाई बैच के स्टूडेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट में भी मैंने डिस्कस किया था, तो रिपीटेशन ही है ऑलमोस्ट। तो 10 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट में डिस्कस करेंगे ये, ठीक है। तो उनके लिए रिपीटेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने डिस्कस किया था ये पार्ट। तो यहां पर अगर हम ओवरलैप की बात करें, ओवरलैप का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास दो फंक्शंस हैं phi1 एंड phi2। हमारे पास दो फंक्शंस है phi1 एंड phi2। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं phi1 इंटू phi2, इसी को हम बोलते हैं ओवरलैप ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं जो phi1 phi2 दोनों ही क्या हैं, रियल फंक्शंस हैं। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना पड़ता, जैसे पिछले स्लाइड में लिखा गया था। सो इट इज नोन एज ओवरलैप ऑफ phi1 एंड phi2, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरलैप। दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है ओवरलैप ऑफ टू फंक्शंस। एंड जो ओवरलैप इंटीग्रल है, ये जो ओवरलैप हमने कैलकुलेट किया है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं विद इन सम लिमिट x1 टू x2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ phi1 phi2, तो ये जो ओवरलैप है इसका जो इंटीग्रेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप इंटीग्रल। किस इंटरवल में, x1 टू x2। सो दिस इज ओवरलैप इंटीग्रल ऑफ phi1 एंड phi2 इन द इंटरवल x1 टू x2, ठीक है। तो ओवरलैप और ओवरलैप इंटीग्रल इसका मतलब ये है। ओवरलैप मतलब दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, और ओवरलैप का इंटीग्रल करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसी को हम बोलते हैं ओवरलैप इंटीग्रल। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कुछ एग्जांपल लिए गए हैं। तो phi1 और phi2 दो फंक्शंस हैं, इनका ग्राफ प्लॉट किया गया है। phi1 एंड phi2, इन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया गया है। अगर आप ग्राफ नोटिस करें तब देखेंगे ये जो रीजन है दिस टू दिस, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए टू बी, इस रीजन में दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो आएगा। दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट नॉन जीरो आने का मतलब क्या है, दोनों को नॉन जीरो आना पड़ेगा। अगर एक दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन भी जीरो बन जाता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन नॉन जीरो होने चाहिए। तो जो इंटरवल है ए टू बी, इस इंटरवल में दोनों फंक्शन का ही नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब इनका जो ओवरलैप आएगा phi1 phi2 जिसको बोल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों फंक्शन नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। और इसके अलावा मतलब ये जो रीजन है, देखिए ये जो रीजन है इस में वैल्यू क्या है एक्स का, एक्स ग्रेटर देन बी। और ये जो लेफ्ट में रीजन है ए के, ये क्या है, एक्स लेस देन ए। ये दोनों रीजन में नोटिस कीजिए, अगर हम एक्स लेस देन ए की बात करें, इस रीजन में जो phi1 है वो नॉन जीरो है, लेकिन जो phi2 है उसका वैल्यू क्या है, जीरो। तो इनका ओवरलैप भी कितना होगा, जीरो। और एक्स ग्रेटर देन बी जो है, इसमें phi1 क्या है, जीरो, और phi2 क्या है, नॉन जीरो। यहां पे जीरो बोलने का मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं द वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है। तो एग्जैक्ट जीरो नहीं भी हो सकता है बट नेग्लिजिबली स्मॉल। तो एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी, इस रीजन में
φ1 और φ2 में से एक जीरो है तो प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। तो इन दो फंक्शन का जो ओवरलैप है वो किस रीजन में नॉन जीरो है? ए टू बी, सिर्फ इस रीजन में। तो ओवरलैप एक पर्टिकुलर रीजन में नॉन जीरो है और बाकी रीजन में कितना है? जीरो। तो अगर आप ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, सपोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो φ1 φ2 को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप ऑफ φ1 एंड φ2। तो ओवरलैप का इंटीग्रल फ्रॉम द इन द एंटायर स्पेस। अब देखिए, अगर आप एंटायर स्पेस में इंटीग्रेशन करते भी हैं, जो नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है वो कहां से कहां तक, किसके किसके बीच में आएगा? ए और बी के बीच में। ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ ए और बी के बीच में ही नॉन जीरो है, इसके बाहर कितना है? जीरो। तो जो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आएगा वो किस इंटरवल से आएगा? ए टू बी। तो इस इंटीग्रल को हम ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी φ1 φ2, बिकॉज इस इंटरवल के बाहर जो कंट्रीब्यूशन है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो इसी पार्ट से आएगा। और मतलब इस केस में जो ओवरलैप इंटीग्रल है वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगा? एनीवन? नॉन जीरो तो आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है? एनीवन? राइट, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज ए टू बी जो इंटरवल है दोनों में, दोनों फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। नोटिस कीजिए, इस इंटरवल में जो φ2 है उसका वैल्यू भी पॉजिटिव है और जो φ1 है उसका वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन का वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये ओवरलैप इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज दोनों फंक्शन ही पॉजिटिव है। अगर दो में से एक नेगेटिव बन जाता है तब इंटीग्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए नीचे जो डायग्राम ड्रॉ किया गया है, यहां पर भी दो फंक्शंस है φ1 एंड φ2। और अगर आप देखें इन दोनों में ऑलमोस्ट कोई ओवरलैप नहीं है। ओवरलैप ना होने का मतलब है ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे दोनों नॉन जीरो हो। अगर आप इस पॉइंट की बात करें, देखिए इस रीजन में आपको लग सकता है कि यहां पे ओवरलैप तो हो रहा है, लेकिन इस रीजन में जहां पे ये ओवरलैप आपको दिख रहा है, इस रीजन में φ1 φ2 दोनों का वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल। ये जो रीजन है जहां पे ये ग्राफ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे दोनों का वैल्यू क्या है? नेग्लिजिबली स्मॉल। तो यहां पे जो ओवरलैप आएगा, ओवरलैप मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल। ओवरलैप मतलब φ1 φ2 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, मतलब ग्राफ है, ये इंटरसेक्ट तो कर रहा है, बट जो ये ओवरलैपिंग रीजन है इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा। इज नेग्लिजिबली स्मॉल, तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन φ1 एंड φ2। देयर इज नो सिग्निफिकेंट ओवरलैप बिटवीन φ1 एंड φ2। मतलब इस सेकेंड केस में क्या होगा? देखिए सेकेंड केस में जो दोनों का ओवरलैप है ये जीरो है, इज नेग्लिजिबली स्मॉल एवरीवेयर। तो दोनों का जो ओवरलैप है वो एवरी पॉइंट पे नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो ऑब्वियसली अगर आप ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तब भी तो जीरो ही आएगा, बिकॉज ओवरलैप ही नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो वैल्यू कितना आएगा ओवरलैप इंटीग्रल का? जीरो। ठीक है, ये केस है, और ऊपर वाला जो था ये फर्स्ट डायग्राम के कॉरिस्पॉन्डिंग है।
तो दोनों केस में डिफरेंस क्या है नोटिस कीजिए। फर्स्ट केस में ओवरलैप नॉन जीरो है एक पर्टिकुलर रीजन में, इसलिए जब आप ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी नॉन जीरो आ रहा है। ओवरलैप भी नॉन जीरो है और ओवरलैप इंटीग्रल भी नॉन जीरो है, ठीक है। सेकेंड केस में ओवरलैप भी जीरो है और ओवरलैप इंटीग्रल भी जीरो है। ओवरलैप भी जीरो है और ओवरलैप इंटीग्रल भी जीरो है। अब इस टाइप के जो केसेस है, जो दो केसेस मैंने अभी डिस्कस किए, ये जनरली मैथमेटिक्स में ज्यादा आता है। मैथमेटिक्स में इस टाइप के फंक्शंस आते हैं। ओवरलैप नॉन जीरो आया तो ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो, ओवरलैप जीरो है तो ओवरलैप इंटीग्रल भी नॉन जीरो आएगा। नाउ फिजिक्स में जिन केसेस के साथ हम डील करते हैं, यहां पे जो हम फूरियर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं या क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फंक्शन मतलब फूरियर सीरीज या कहीं पे भी जब आप ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन की बात करते हैं फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में भी बात करते हैं, वहां पे ये जो ओवरलैप इंटीग्रल है थोड़ा सा डिफरेंट केस आता है। डिफरेंट केस मतलब यहां पे हमने देखा ओवरलैप नॉन जीरो है तब ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो है, और ओवरलैप अगर जीरो है तो ओवरलैप इंटीग्रल भी क्या होगा, जीरो। क्वांटम में या फिजिक्स में जो हम केस डील करते हैं उसमें क्या होता है, ओवरलैप नॉन जीरो है, जो ओवरलैप है वो नॉन जीरो आता है, लेकिन ओवरलैप इंटीग्रल जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। रिपीट कर रहा हूं, फिजिक्स में जिन केस के साथ हम डील करते हैं उसमें क्या है, ओवरलैप नॉन जीरो है। ओवरलैप मतलब फाई वन फाई टू की बात कर रहे हैं। ओवरलैप नॉन जीरो है, लेकिन जो ओवरलैप इंटीग्रल है वो जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। जब जीरो आता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और जब नॉन जीरो आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो कुछ देर पहले बताया गया था। ये क्वांटम फिजिक्स में क्या होगा, जब आप ये ओवरलैप कैलकुलेट करेंगे, ओवरलैप मतलब ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं। फिजिक्स में ये जो प्रोडक्ट है ये नॉन जीरो आएगा, लेकिन जब आप ये ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो वो जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल है। ओवरलैप नॉन जीरो आने का मतलब नहीं है जो इंटीग्रल भी नॉन जीरो आएगा, इंटीग्रल जीरो भी आ सकता है। तो इंटीग्रल जब जीरो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और इंटीग्रल जब नॉन जीरो आता है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे ओवरलैप तो नॉन जीरो है, लेकिन ओवरलैप इंटीग्रल जीरो आ गया। ओवरलैप नॉन जीरो है लेकिन ओवरलैप इंटीग्रल जीरो आ जाएगा। बस इंटीग्रल का मतलब हम सम कर रहे हैं बेसिकली। लेट्स चेक इट। यहां पे दो कर्व प्लॉट किए गए हैं इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। जो ब्लू वन है ये साइन 2x का ग्राफ है, और जो रेड वन है वो साइन x का ग्राफ है। और कुछ देर पहले बताया गया था ये दोनों ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो हमने दो अलग अलग फंक्शंस लिए हैं, साइन x एंड साइन 2x। ओके, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये दोनों अगर अलग अलग फंक्शन है तो इनका ओवरलैप इंटीग्रल कितना आएगा, जीरो, जो हमने कुछ देर पहले बताया। सेम फंक्शन है तो इंटीग्रल का वैल्यू नॉन जीरो होगा, डिफरेंट फंक्शन है तो जीरो आएगा। इस केस में ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक साइन एक्स है एक साइन 2x है। सपोज दिस इज f1 और सपोज फाई 1 और फाई 2, और जो साइन एक्स है इट इज फाई 1, नाम देते हैं फाई 1 फाई 2। नाउ अब बताइए अगर आप इन दोनों का ओवरलैप कैलकुलेट करते हैं, फाई 1 इंटू फाई 2, ये ओवरलैप कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। पहले इसकी बात करते हैं। ये मैं चार पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, ऐसे चार इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
आप यहां पे बताइए फाई वन फाई टू, जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू में ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जीरो से पाई बाई टू ये पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जीरो से पाई बाई टू में फाई वन का वैल्यू भी पॉजिटिव है और फाई टू का वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल के लिए, जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, अगर हम पाई बाई टू पाई की बात करते हैं, लुक एट द डायग्राम, पाई बाई टू पाई, यहां से लेके यहां तक इस इंटरवल में, इस इंटरवल में फाई वन तो पॉजिटिव है वैल्यू और फाई टू का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो पाई बाई टू से पाई के बीच में फाई वन पॉजिटिव है बट फाई टू नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। फ्रॉम पाई बाई टू पाई। ठीक है, इसके बाद अगर देखते हैं, मैं एक साथ लिख देता हूं, पाई से थ्री पाई बाई टू, थर्ड पार्ट, पाई से थ्री पाई बाई टू, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में देखिए फाई वन का वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और फाई टू का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो फाई वन नेगेटिव है, फाई टू पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है वो किस इंटरवल में होगा? पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये जो इंटरवल है पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, इस इंटरवल में एक फंक्शन पॉजिटिव है, दूसरा फंक्शन नेगेटिव है, तो ओवरलैप नेगेटिव आएगा। और इसके बाद वाला जो इंटरवल है थ्री पाई बाई टू से टू पाई, इन दिस इंटरवल फाई वन भी नेगेटिव है, फाई टू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कौन सा इंटरवल है? थ्री पाई बाई टू से टू पाई। तो कुछ रीजन में प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और कुछ रीजन में प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। क्लियर है ये? ओके, तो राइट हैंड साइड में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है ये बेसिकली ओवरलैप का ग्राफ है। मतलब ये जो प्लॉट किया गया है इट इज फाई वन फाई टू, इन दोनों का जो ओवरलैप है इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। किस इंटरवल में? फ्रॉम जीरो टू टू पाई। दिस इज जीरो, दिस इज पाई बाई टू। तो जीरो टू पाई बाई टू में पॉजिटिव आना चाहिए था जो हमने कैलकुलेट किया, पाई बाई टू पाई, पाई टू थ्री पाई बाई टू, इसमें नेगेटिव, एंड थ्री पाई बाई टू से टू पाई। इसके बाद भी होगा, रिपीट करेगा, हम यहीं तक ले रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए जो ओवरलैप है उसका वैल्यू जीरो टू पाई बाई टू एंड थ्री पाई बाई टू पाई, इस रीजन में क्या है? पॉजिटिव, एंड पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में क्या है? नेगेटिव। ये ग्राफ से भी क्लियर है। ठीक है, नाउ सपोज हम ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू टू पाई। तो फाई वन फाई टू का इंटीग्रल, ओवरलैप का इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू टू पाई। ठीक है, आप मुझे बताइए इंटीग्रल का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जो इंटीग्रल है उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन है और इंटीग्रेशन जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। नाउ जी ये ओवरलैप का ग्राफ प्लॉट किया गया है, इसको अगर आप नोटिस करें, जीरो टू पाई बाई टू में ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आया है जीरो टू पाई बाई टू में, एंड थ्री पाई बाई टू 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 पाई, जस्ट वन सेकेंड, जो थ्री पाई बाई टू पाई है इसमें भी जो इंटीग्रल है, सॉरी एरिया जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आया है। ठीक है ना, तो जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा
वो इंटीग्रेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा। जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन है, तो जो एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आया है वो इंटीग्रेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा। एंड जो बाकी इंटरवल है π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, ये जो रीजन है देखिए, इसमें जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे आया है, और एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब इट विल गिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रल का जियोमेट्रिकल मीनिंग है एरिया अंडर द कर्व। नाउ एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो वो इंटीग्रेशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, और एरिया अगर एक्स एक्सिस के नीचे आता है तो वो इंटीग्रेशन में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा। मतलब जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है वो इंटीग्रेशन में प्लस साइन के साथ आएंगे, और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है वो माइनस साइन के साथ आएंगे। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, लुक एट द डायग्राम, यहां पे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो इस नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ कैंसिल करेगा। इस डायग्राम से ये तो आइडिया हो रहा है कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये एरिया सेम आएगा, बट ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिमिलरली दिस एरिया एंड दिस एरिया, एरिया का वैल्यू सेम है, लेकिन ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कैंसिल करेगा। रिपीट कर रहा हूं, ये एरिया और ये एरिया सेम है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो कितना हो जाएगा? नेट कंट्रीब्यूशन 0, कैंसिल करेगा। ये एरिया सेम है, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, तो इन दोनों का नेट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0, कैंसिल करेगा। तो देखिए जो ओवरलैप इंटीग्रल है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर जाएगा। तो जो मैं बोल रहा था, जो ओवरलैप नॉन जीरो है, देखिए जो ओवरलैप है ये नॉन जीरो है। सो ओवरलैप इज नॉन जीरो, बट जो ओवरलैप इंटीग्रल है वो 0 है। और 0 क्यों आया? बिकॉज जब आप ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उतना ही नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है, तो नेट कितना होगा? 0। और फिजिक्स में नॉर्मली इसी टाइप के केसेस आते हैं। ये जो हमने एग्जांपल लिया है sin x sin 2x, फूरियर सीरीज में तो ऐसे ही आएगा ना, साइन फंक्शन। तो इनमें देखिए ओवरलैप नॉन जीरो है, बट ओवरलैप इंटीग्रल 0 है। सेम क्वांटम में भी आएगा। क्वांटम में ये जो φ1 φ2 है ना, φ1 सपोज आपका ग्राउंड स्टेट है और φ2 आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है। φ1 is the ground state wave function and φ2 is the first excited state wave function। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, इन दोनों का अगर आप ओवरलैप कैलकुलेट करें तब नॉन जीरो आएगा, लेकिन जब ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तब वो 0 आएगा। φ1 सपोज ग्राउंड स्टेट और φ2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन। ओवरलैप नॉन जीरो होगा, बट ओवरलैप इंटीग्रल 0 आ जाएगा। और इसी कंडीशन को, जो ओवरलैप इंटीग्रल 0 आता है, तभी हम बोलते हैं φ1 φ2 एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। क्वांटम में भी ये ट्रू है, जो हमने ये ऊपर डायग्राम में एक्सप्लेन किया। क्वांटम में जितने भी आप ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पढ़ते हैं ना, सबका ग्राफ ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हैं ऐसे। तो φ1 φ2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल होने का फिजिकल मीनिंग क्वांटम में जो होता है, मैंने ब्रेक के पहले बताया था, φ1 φ2 ये दो स्टेट्स हैं, एक ग्राउंड स्टेट है, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है।
दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होने का मतलब है पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों स्टेट में एक साथ नहीं रह सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, वो दोनों स्टेट्स ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल होने का क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल मीनिंग ये होता है, ये पार्टिकल दोनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। बताइए, किसने हैंड रेस किया है? सर ये क्वांटम में 5 1 5 2 सिर्फ लेंगे तो वो नॉन जीरो आएगा। आपने कहा स्टेट कोई यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है, तो तब तो सर वहां पर 5 1 इंटू 5 2 ही जीरो हो गया ना। 5 1 5 2 जीरो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हम इंटीग्रल से कैलकुलेट करते हैं। 5 1 5 2 का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता क्वांटम में। 5 1 5 2 के प्रोडक्ट का जब इंटीग्रेशन करते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं पार्टिकल में दोनों स्टेट में एक साथ रहने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। इस प्रोडक्ट को हम प्रोबेबिलिटी से रिलेट नहीं करते हैं कभी भी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में एक इंटीग्रल टर्म आता है, कहीं पे भी देखिएगा। जैसे जब आपको पूछा जाए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करते हैं, साई स्टार साई का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंटीग्रेशन। ये नॉन जीरो आएगा, यू कैन चेक इट। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी सिस्टम ले लीजिए, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका ऐसे ग्राफ प्लॉट कीजिए। ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा, जो प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा। और बेसिकली आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में 1D बॉक्स पोटेंशियल पढ़ेंगे, 1D बॉक्स पोटेंशियल। तो 1D बॉक्स पोटेंशियल में जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है वो साइन एक्स फॉर्मेट का ही होता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो वेव फंक्शन होता है वो साइन 2x फॉर्मेट का ही होता है। यहाँ पे जो 2x है, मतलब x के बदले होता है वहां पे पाई एक्स बाई ए, बट फॉर्मेट यही रहता है। 1D बॉक्स पोटेंशियल, ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन साइन एक्स नेचर का है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में साइन 2x नेचर का है। इसी टाइप का कुछ ग्राफ आएगा। तो सिंपल प्रोडक्ट करेंगे तो नॉन जीरो आएगा, और इंटीग्रल करेंगे तब जीरो आएगा। सर ये प्रोडक्ट ऑफ 5 1 5 2 ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई स्टार साई। प्रोबेबिलिटी ओके स्टेट में बोलते हैं, ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं। सर इसमें अगर जैसे दो फंक्शन है साइन 2x और साइन x, इनमें से अगर किसी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता तो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो नहीं होता ना? एम्पलीट्यूड किसका? इन दोनों में से अगर किसी का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता, जैसे a sin 2x या जैसे मान ले 2 sin 2x ले ले और sin x ले ले, एम्पलीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तब भी ओवरलैप इंटीग्रल जीरो होता? इंटीग्रल जीरो होगा तब भी। सिर्फ क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाने की वजह से मे बी ये ब्लू लाइन जो ग्राफ है इसका वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन जब आप ये ओवरलैप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो सपोज क्या होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाने या घटाने से ये जो पीक है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, शिफ्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो कैंसिल करेगा ही। ओके ठीक है, एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो कुछ भी करो। इसलिए मैं यहाँ पे कहीं पे एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ ना, जस्ट साइन फंक्शन लिख रहा हूँ। सर मींस उस केस में भी इक्वल रहेगा एरिया, अगर एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे तो भी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप साइन एक्स लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं 2 sin 2x, सपोज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज करेगा, वैल्यू चेंज करेगा, बट जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन जीरो बनेगा। इसको सिंपल एक क्वांटम में, जैसे आपको लग रहा होगा ये कैसे ग्राफ अपना ड्रॉ तो किया नहीं है, आप एक सिंपल लॉजिक से समझ सकते हैं। ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, अगर आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं, सपोज ये जो 5 1 5 2 है,
इसको आपने नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिया, तब भी ये इंटीग्रल 0 आएगा, तब भी ये इंटीग्रल 0 आएगा। क्वांटम में जो phi1 phi2 है, phi1 ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, phi2 फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन, इसको अगर आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेते हैं तब भी 0 आएगा, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेते हैं तब भी ये 0 आएगा। नॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड में डिफरेंस क्या होगा? एम्पलीट्यूड का तो डिफरेंस आएगा जो कांस्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन को आप नॉर्मलाइज लो या अननॉर्मलाइज लो, कोई फर्क, मतलब कांस्टेंट। सर आपकी वॉइस कट रही है सर, रिपीट करो और म्यूट कर, एक बार सबको म्यूट कर दो सर। मैंने यहाँ पे बोला जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, सपोज 2 3 कुछ मल्टीप्लाई कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझेंगे कैसे? क्वांटम मैकेनिक्स में सपोज phi1 आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है किसी सिस्टम का, और phi2 जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर आपने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म यहां पे यूज किया होता, इंटीग्रेशन करने के टाइम पे phi1 और phi2 का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म यूज किया होता, तब भी ये 0 आएगा। अगर आप नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ना भी यूज करें, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म यूज करें, तब भी ये 0 आएगा। और नॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड में डिफरेंस क्या होता है? एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का तो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो या अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो, इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आएगा ही। इसीलिए फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में भी रहता है, 2 3 4 5 कुछ भी रहे, उससे इस ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आएगा, ठीक है। वो फंक्शन का प्रॉपर्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो। जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसी को हम यहां पे एम्पलीट्यूड से रिलेट कर सकते हैं। क्वांटम में जो आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पढ़ते हैं वो बेसिकली एम्पलीट्यूड की तरह ही बिहेव करता है, ओके। तो इसका मतलब है ओवरलैप इंटीग्रल, और हमने देखा ओवरलैप कैसे कैलकुलेट करते हैं और ओवरलैप इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवरलैप नॉन जीरो है, बट ओवरलैप इंटीग्रल 0 हो सकता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहां पे जो हमने ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पढ़ा वो किस इंटरवल में है? हमने जो यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन पढ़ा है वो किस इंटरवल में है? फ्रॉम 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में हमने ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन पढ़ा, और क्या बोला हमने? साइन एक्स साइन 2x जो है वो इस इंटरवल में बेसिस फॉर्म करेगा, ठीक है। नाउ फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में ये इंटरवल ऑलवेज 0 से 2 पाई होगा जरूरी नहीं है। ये जो इंटरवल है 0 से 2 पाई होगा जरूरी नहीं है, कोई भी आर्बिटरी इंटरवल हो सकता है। यहां पे तो हमने एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किया 0 से 2 पाई, बट ये 0 2 पाई ना होकर कोई दूसरा भी हो सकता है, 0 to 1, 0 to 10, -2 to +2, -पाई टू प्लस पाई, कोई कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए बेसिस क्या होता है? किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए बेसिस क्या होता है? देखिए, ये भी फूरियर सीरीज का ही पार्ट है। यहां पे क्या लिया गया है? साइन कोसाइन फंक्शन का सेट लिया गया है, बट साइन कोसाइन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 दिस टर्म cos दिस, ये जनरल फॉर्म है। ये किस इंटरवल के लिए है? दिस इज फॉर एनी आर्बिटरी इंटरवल a to b। a और b कोई भी नंबर हो सकता है। हमने पहले स्पेशल केस डिस्कस किया था 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई डिस्कस किया था। ये आर्बिटरी है, कुछ भी हो सकता है, 0 to पाई भी हो सकता है, 0 to पाई भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए साइन कोसाइन का ये सेट लिया गया, ठीक है, किसी भी आर्बिटरी इंटरवल के लिए।
अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, कुछ देर पहले जो हमने केस डिस्कस किया था उसका स्पेशल केस था, उस वाले में b माइनस ए कितना था, थोड़ा सा पीछे जाता हूं, ये जो इंटरवल था, ये जो सेट था, इसमें इंटरवल क्या था, 0 to 2 पाई, मतलब a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू कितना है 2 पाई, तो b माइनस ए कितना है, b माइनस ए इज 2 पाई। तो पहले जो हमने डिस्कस किया वो एक स्पेशल केस है, इसमें b माइनस ए कितना है 2 पाई। अभी देखिए क्या लिखा हमने, ये जनरल फॉर्म है, इसमें आप देखिए b माइनस ए, इसके बदले अगर आप 2 पाई रिप्लेस करेंगे तो वो सेम फंक्शंस आ जाएंगे जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। जस्ट आप b माइनस ए के बदले 2 पाई रिप्लेस कर दीजिए, अभी तक जो डिस्कस किया था वही आ जाएगा। तो वो स्पेशल केस था, ये जनरल केस है, इसमें इंटरवल 0 to 2 पाई भी हो सकता है या कोई भी आर्बिटरी इंटरवल हो सकता है। तो जैसे लिखा गया है, ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं, ये किसको सेटिस्फाई करता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन का मतलब क्या बताया गया था, जब हम सेम फंक्शन का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो नॉन जीरो आएगा, मतलब ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे, और जब डिफरेंट फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल लेंगे तो जीरो आएगा। सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल नॉन जीरो और डिफरेंट फंक्शन का जीरो, वही इंटीग्रेशन देखिए यहां पे लिखा गया है। लुक एट द इंटीग्रल्स, फर्स्ट वन, और ये इंटीग्रल काफी यूजफुल है, फूरियर कोएफिशिएंट जब कैलकुलेट किया जाता है तब ये इंटीग्रल्स यूज किए जाते हैं। देखिए पहला इंटीग्रल क्या है, cos 2 पाई mx अपॉन b माइनस ए इंटू cos 2 पाई nx अपॉन b माइनस ए। दूसरा इंटीग्रल क्या है, sin 2 पाई mx अपॉन b माइनस ए एंड sin 2 पाई nx अपॉन b माइनस ए। m और n कुछ इंटीजर्स है, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना है, b माइनस ए बाई 2 क्रोनिका डेल्टा mn। क्रोनिका डेल्टा mn का मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो कितना आएगा, b माइनस ए बाई 2, इसका वैल्यू नॉन जीरो आएगा व्हेन m इज इक्वल टू n। जब m और n इक्वल होगा तो वैल्यू नॉन जीरो आएगा, और इसका वैल्यू जीरो आएगा व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। तो m इक्वल टू n के लिए नॉन जीरो और m नॉट इक्वल टू n के लिए जीरो। तो यही चीज देखिए, जब m इक्वल टू n होगा तब ये दो फंक्शन सेम नहीं हो जाएंगे। जब m इक्वल टू n होगा तो ये कॉस फंक्शन और ये कॉस फंक्शन सेम हो जाएगा। सेम फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल क्या होता है, नॉन जीरो, और इस केस में कितना वैल्यू आएगा, b माइनस ए बाई 2, ये नॉन जीरो वैल्यू आएगा b माइनस ए बाई 2। और जब m नॉट इक्वल टू n है, m नॉट इक्वल टू n का मतलब क्या होगा, ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट होगा। अगर m और n सेम नहीं है, सपोज एक 1 है एक 2 है, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल कितना होता है, 0। यहां पर भी सेम है, जब m इक्वल टू n होगा तो ये दोनों सेम फंक्शन होंगे, नॉन जीरो वैल्यू आएगा b माइनस ए बाई 2। और जब m नॉट इक्वल टू n होगा तो ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट आएगा, ओवरलैप इंटीग्रल 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन ही है, इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा गया है। यहां पे देखिए नेक्स्ट इंटीग्रल, दिस वन, यहां पे ये दोनों सेम फंक्शन है या डिफरेंट फंक्शन है, एक कॉस है एक साइन है, सेम है या डिफरेंट है, एक कॉस है और एक साइन है। डिफरेंट है ना, एक कोसाइन फंक्शन है एक साइन फंक्शन है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो इसका वैल्यू कितना है, ओवरलैप इंटीग्रल 0। और ओवरलैप इंटीग्रल किस इंटरवल में कैलकुलेट कर रहे हैं, a टू b, कोई भी आर्बिट्ररी इंटरवल हो सकता है। तो यहां पे डिफरेंट फंक्शन है तो 0 आएगा फॉर ऑल m n,
ऑल mn का मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू n भी हो सकता है या m नॉट इक्वल टू n भी हो सकता है। दोनों के लिए नॉन जीरो आ जाएगा। दोनों के लिए जीरो क्यों आएगा, बिकॉज यहां पे फंक्शन ही तो अलग है, एक कॉस फंक्शन है एक साइन फंक्शन है। तो m इक्वल टू n हो या m नॉट इक्वल टू n हो, कॉस और साइन तो अलग फंक्शन ही होगा। तो ओवरलैप इंटीग्रल कितना आएगा, जीरो फॉर ऑल mn। एंड लास्ट वन, दिस इंटीग्रल, ये बता सकते हैं किसका किसका ओवरलैप इंटीग्रल है, लास्ट वन। जो लास्ट इंटीग्रल लिखा गया है थर्ड वन, ये किसका किसका ओवरलैप इंटीग्रल है, जीरो आया है ओवरलैप इंटीग्रल। ये वन और कोसाइन फंक्शन का ओवरलैप इंटीग्रल है। इस सेट के अंदर एक वन भी तो प्रेजेंट है, वन एंड कोसाइन और साइन फंक्शन। यहां पे भी क्या है, डिफरेंट फंक्शन, इसलिए ओवरलैप कितना आया है, जीरो। तो यहां पे वन के साथ ओवरलैप है, डिफरेंट फंक्शन है, तो जीरो आ गया। तो ये तीन इंटीग्रल जो है ये बेसिकली ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन से रिलेटेड है। सेम फंक्शन को ओवरलैप है तो नॉन जीरो आएगा, डिफरेंट फंक्शन को ओवरलैप है तो जीरो आ जाएगा। तो जो ऊपर लिखा गया था देखिए, ये जो सेट ऑफ फंक्शन है ये क्या सेटिस्फाई करता है, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, जो यहां पे एक्सप्लेन किया गया। दैट्स व्हाई दिस सेट विल फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इन द इंटरवल a to b। ये जो सेट ऑफ वेव फंक्शन है ये a to b इंटरवल में एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब क्या है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करने का मतलब है किसी भी आर्बिट्ररी पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन कोसाइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। किसी भी आर्बिट्ररी पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन कोसाइन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यहां पे साइन का फॉर्म थोड़ा चेंज होगा, जैसा लिखा गया है 2 पाई nx अपॉन b माइनस a एंड cos 2 पाई nx अपॉन b माइनस a। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूरियर सीरीज। और ये लिखना क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ये सेट ऑफ वेव फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शंस हैं, वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करता है। तो किसी भी आर्बिट्ररी पीरियोडिक फंक्शन को हम साइन कोसाइन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस इज फूरियर सीरीज। बिल्कुल, किसी ने अभी कमेंट किया है यहां पे जो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो है ना, ये जो हम बोल रहे हैं ये डिफरेंट फंक्शन है तो ओवरलैप क्या आएगा, जीरो। यहां पे भी ओवरलैप जीरो क्यों आता है, जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये जो कॉस इंटू साइन है इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, इसलिए नेट कंट्रीब्यूशन जीरो बन रहा है। ठीक है, इसमें वही ट्रू है, जहां पे भी इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है ना, इंटीग्रेशन जीरो आने का मतलब है जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका ग्राफ, ये जो इंटीग्रेंड है कॉस इंटू साइन, इस इंटीग्रेंड का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा उतना ही एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आएगा, इसलिए ओवरलैप जीरो है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? सर आप बोल रहे हो कि जितना एक्सेस के ऊपर है एरिया उतना ही नीचे है, तो ओवरलैप जीरो आएगा। ओवरलैप फिर
जीरो आएगा। हाँ, और पहले आप बोल रहे थे एम्पलीट्यूड का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो समझ नहीं आया मेरे को फिर। यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड की बात क्या कर रहा हूँ? एम्पलीट्यूड कहाँ पे है ये? सर पीछे वाली स्लाइड पे आप बता रहे थे ना अभी कि एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने तो वहां पे भी बताया जी, यहाँ पे अगर आप 2 sin 2x भी लेते हैं तब भी जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया नीचे आएगा, जीरो बन जाएगा। तो सर एम्पलीट्यूड तो फिर फंक्शन पर डिपेंड करेगा ना? वैल्यू अगर जीरो है तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड क्यों करेगा? एक कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, सपोज यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, a इंटू जीरो तो जीरो ही आएगा ना। सर वैल्यू तो जीरो तब आएगी ना जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कंट्रीब्यूट ऊपर वाला और नीचे वाला एक्सेस पे। तो अगर एम्पलीट्यूड आप चेंज भी करते हैं तब भी वो कैंसिल करेगा। जैसे मेरे समझ नहीं आया, जैसे अगर एक्सेस के ऊपर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो मतलब वहां तो एरिया ज्यादा ही होगा, नीचे कम है तो फिर वो कैंसिल कैसे करेगा? आप एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पे a मल्टीप्लाई कर देते हो तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेगा। हाँ सर। जब आप एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई करते हो, एम्पलीट्यूड क्या सिर्फ ऊपर वाले को चेंज करेगा, नीचे वाले को चेंज नहीं करेगा। हाँ हाँ सर, समझ आ गया। ऊपर वाला अगर इंक्रीज करता है तो नीचे वाले पे तो डिक्रीज करेगा। यस सर, यस। ठीक है, तो जितना इंक्रीमेंट होगा उतना ही डिक्रीमेंट होगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन जीरो बन जाएगा। ठीक है, ओवरलैप इंटीग्रल जीरो होने के लिए ओवरलैप का जीरो होना जरूरी नहीं है। इसने क्वेश्चन किया है, ओवरलैप इंटीग्रल जीरो होने के लिए ओवरलैप का जीरो होना जरूरी नहीं है। ओवरलैप जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फिजिक्स में हम जिन फंक्शन के साथ डील करते हैं उसमें ओवरलैप नॉन जीरो ही आता है और ओवरलैप इंटीग्रल जीरो आ सकता है। तो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो ओवरलैप भी जीरो आएगा। ओवरलैप जीरो आ भी सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया फिजिक्स में जो केसेस डील करेंगे उसमें ओवरलैप नॉन जीरो ही आएगा, लेकिन ओवरलैप इंटीग्रल जीरो बन सकता है। सर ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना मैथमेटिकली, जैसे साइन लिमिट पुट करेंगे जैसे आफ्टर इंटीग्रेशन, तो ऐसा पाई का वैसे कंट्रीब्यूशन हो जिससे वो लिमिट पुट करने के बाद नेट कंट्रीब्यूशन जीरो बन जाए, ऐसा अगर। कौन सा लिमिट पुट करने के बाद? सर जैसे ये साइन वन साइन टू है, साइन की साइन टू एक्स की फॉर्म में है, तो जैसे इंटीग्रेशन किया हमने और उसके बाद जैसे लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, तो जैसे नेट कंट्रीब्यूशन जीरो बन जाएगा। मैथमेटिकल हमें ऐसे समझना हो तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे जैसे इसके बदले उसके बाद। 2x, ये जीरो ही आएगा। हाँ जब सर वही, जैसे अगर एम्पलीट्यूड भी होगा तो भी सेम ही रहेगा क्योंकि वहां से जीरो बनेगा ना ये। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर फाई वन के बदले x और फाई टू के बदले sin 2x रिप्लेस करके इंटीग्रेशन कैलकुलेट कीजिए। ये एम्पलीट्यूड अगर a रहता भी है तब भी ये जीरो ही आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो। ठीक है, ये जस्ट ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ओवरलैप इंटीग्रल जीरो क्यों आ रहा है। किसी ने हैंड रेस किया था, क्या क्वेश्चन है? सर कोई भी सिंगल फंक्शन हो जैसे साइन या कॉस, तो उसका हमेशा ओवरलैप इंटीग्रल जीरो ही आएगा क्योंकि वो तो हमेशा वन के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। sin x cos x है तो वन के साथ है तो ओवरलैप जीरो आएगा। मतलब कोई भी सिंगल फंक्शन हो तो उसका ओवरलैप इंटीग्रल जीरो ही आएगा। हाँ बिल्कुल। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जैसे मैंने यहां पे बताया, ये जो सेट है ये एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा इन एनी आर्बिटरी इंटरवल a टू b। कोई भी इंटरवल हो सकता है, उसके लिए ट्रू है, और किसी भी फंक्शन को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम फूरियर सीरीज बोलते हैं।
नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, अगर हम एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का फूरियर सीरीज का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं, और मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा वो समझना पहले जरूरी है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो एक नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है। जो एफ ऑफ एक्स है वो एक नॉन साइनुसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है एक्स का, और पीरियड कितना है b माइनस ए। तो हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पीरियड कितना है b माइनस ए। पीरियड b माइनस ए होने का मतलब है फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ आउटसाइड द इंटरवल a टू b। जो फंक्शन है वो a टू b इंटरवल के बाहर खुद को रिपीट कर रहा है। a टू b इंटरवल के बाहर खुद को रिपीट कर रहा है। a टू b इंटरवल में जो भी नेचर होगा वही नेचर उसके बाहर रिपीट करेगा। लुक एट द ग्राफ जो नीचे ड्रॉ किया गया है, ये एफ एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। अब नोटिस कीजिए a टू b, ये जो इंटरवल है फ्रॉम a टू b, इस इंटरवल में फंक्शन का जो नेचर है इसके बाहर सेम नेचर रिपीट हो रहा है। a टू b इंटरवल में जो नेचर है इसके बाहर सेम नेचर है। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए, ठीक है। तो a टू b इंटरवल में जो नेचर है वही नेचर उसके बाहर रिपीट करेगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और टाइम पीरियड और पीरियड कितना होगा b माइनस ए टू बी इंटरवल के बाहर रिपीट कर रहा है तो टाइम पीरियड होगा b माइनस ए। जैसे मैंने बोला यहां पे मैंने a और b यूज किया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में a और b के फॉर्म में नहीं रहता है। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें 0 to 2 पाई, माइनस पाई टू पाई ऐसे इंटरवल्स रहते हैं। टेक्स्ट बुक में नॉर्मली जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे उसमें इंटरवल होगा 0 to 2 पाई या माइनस पाई टू प्लस पाई, ऐसे इंटरवल गिवन होते हैं। मतलब इस इंटरवल के बाहर फंक्शन रिपीट करेगा। या ऐसा भी होता है 0 to 2l, l सम नंबर, माइनस l टू प्लस l, या किसी किसी टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं 0 to 2 पाई बाई ओमेगा या माइनस पाई बाई ओमेगा टू प्लस पाई बाई ओमेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बुक में ये अलग अलग इंटरवल के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए रहते हैं, ठीक है। और सबके लिए अलग अलग फूरियर सीरीज का फॉर्म और अलग अलग फॉर्मूला यूज किया रहता है। मतलब 0 to 2 पाई और माइनस पाई टू पाई होगा तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। 0 to 2l या माइनस l टू प्लस l है, इसके लिए अलग फॉर्मूला लिखा रहता है। और 0 to 2 पाई बाई ओमेगा और माइनस पाई बाई ओमेगा टू प्लस पाई बाई ओमेगा के लिए अलग फॉर्मूला लिखा रहता है। लेकिन हम कोई अलग फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। हमने क्या किया है, इतना सारा इंटरवल याद ना रख के हमने एक जनरल फॉर्म ले लिया है a टू b, और a टू b इंटरवल के लिए जो भी फूरियर सीरीज बताया जाएगा या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया जाएगा वो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। a टू b के लिए जो भी बताया जाएगा फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूलेज आप इन इंटरवल के लिए यूज कर सकते हैं। जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडेंटिफाई करना है a और b का वैल्यू क्या है। अगर 0 to 2 पाई गिवन है तो a कितना होगा 0, b कितना होगा 2 पाई, और b माइनस a कितना हो जाएगा 2 पाई। सपोज किसी क्वेश्चन में माइनस l टू प्लस l गिवन है, माइनस l टू प्लस l, तो a कितना होगा माइनस l, b कितना होगा प्लस l, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा b माइनस l, b माइनस a 2l। तो कोई भी इंटरवल इनमें से गिवन हो, किसी के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। a टू b के लिए जो बताया जाएगा वही फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे हम एक जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे जो किसी भी इंटरवल के लिए ट्रू है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला हम याद रखेंगे। क्लियर है ये पार्ट, ये ग्राफ क्लियर है ना।
बिकॉज बहुत टाइम पे क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन होता है और ग्राफ से पता करना है कि इसका पीरियड कितना है। तो ग्राफ से कैसे पता करेंगे, आपको चेक करना है द शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। फंक्शन का अगर ग्राफ गिवन है तो आप क्या चेक करेंगे, शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। तो इस केस में शॉर्टेस्ट इंटरवल क्या है, a to b। ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल के बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल, और उसी को हम पीरियड बोलेंगे, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट इंटरवल जिसके बाहर फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ग्राफ गिवन है और पहले आपको यह आइडिया लगाना है इसका टाइम मतलब पीरियड कितना है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो फंक्शन हमारे पास किस इंटरवल में गिवन है, a to b। सो द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन of f of x in the interval a to b can be written as this। फंक्शन a to b इंटरवल में गिवन है, उस इंटरवल के बाहर खुद को रिपीट कर रहा है, तो फंक्शन का जो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये आएगा। ये किसी भी इंटरवल के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी भी इंटरवल के लिए, कोई भी इंटरवल हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। a to b कोई भी इंटरवल हो। ठीक है, आपको थोड़ा ये डाउट हो रहा होगा, ये पहले जो लिखा गया था उसमें तो मैंने 0 to infinity लिखा था। ठीक है, कुछ देर पहले जो मैंने फूरियर सीरीज का फॉर्म लिखा था उसमें ये लिखा गया था, समेशन an cos nx प्लस समेशन bn sin nx। कुछ देर पहले मैंने फूरियर सीरीज का ये फॉर्म लिखा था, और n कहां से कहां तक था, 0 to infinity। ये अलग सा फॉर्म कैसे आ गया, ये कोई अलग फॉर्म नहीं है। ये जो फॉर्मेट लिखा गया था ये किस इंटरवल के लिए लिखा गया था, फर्स्ट थिंग इसमें इंटरवल क्या था, 0 to 2 पाई, मतलब b माइनस a क्या था, 2 पाई। ये जो फूरियर सीरीज लिखा गया था दिस इज फॉर द इंटरवल 0 थ्रू 2 पाई, तो b माइनस a है 2 पाई। अब जस्ट क्या कीजिए, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें b माइनस a के बदले 2 पाई रिप्लेस कीजिए। अब देखिए b माइनस a के बदले अगर आप 2 पाई रिप्लेस करते हैं तो ये 2 पाई और ये ऊपर 2 पाई कैंसिल करेगा, b माइनस से 2 पाई और यहां पे भी 2 पाई है, तो क्या चला आएगा, cos nx sin nx, cos nx sin nx। तो पहले जो लिखा गया था वो एक स्पेशल केस था, मतलब किस इंटरवल के लिए, 0 to 2 पाई। अभी जो लिखा जा रहा है वो किसी भी जनरल इंटरवल के लिए हो सकता है, एनी इंटरवल। ठीक है, क्लियर, b माइनस a के बदले 2 पाई रिप्लेस कीजिए, यही सीरीज आ जाएगा। और दूसरा डिफरेंस यह है, यहां पे मैंने n इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, यहां पे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है। ऐसा क्यों, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं कोसाइन वाले पार्ट को n इक्वल टू 0 1 2 के लिए, तो क्या आएगा, a नॉट n इक्वल टू 0 के लिए कितना आएगा, a नॉट प्लस दिस। n इक्वल टू 0 वाले टर्म को अलग से लिख लिया, और जो साइन वाला पार्ट है इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, जो 0 वाला कंट्रीब्यूशन अलग से लिखते हैं। अब देखिए n इक्वल टू 0 के लिए साइन 0 होता है, तो 0 प्लस समेशन ओवर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ऐसा नहीं है कोई अलग फूरियर सीरीज लिखा गया है, यहां पे n इक्वल टू 0 के लिए क्या आया, a नॉट
और यहाँ पे n इक्वल टू 0 के लिए क्या आया, 0। तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है a0/2। डिवाइड में 2 क्यों लिखा गया है, ये बेसिकली a0, an और bn का जो फॉर्मूला है ना, उनको सिमिलर फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 का एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। a0, an और bn का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको सिमिलर लाने के लिए ये बाहर 2 लिखा गया है। तो ये मत डाउट कीजिए 2 कहां से आ गया। यहाँ पे जो a0 प्लस 0 है उसी को इस फॉर्मेट में लिखा गया है a0/2। ठीक है, और ये जो पार्ट है, सॉरी मैंने यहाँ पे an मिस किया है, an और यहाँ पे bn। ठीक है, तो अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है, और ये जो a0 प्लस 0 n इक्वल टू 0 के लिए जो कंट्रीब्यूशन आया था वो इस तरीके से लिखा गया है। तो ये दोनों फूरियर सीरीज इक्विवेलेंटी है, ये कुछ अलग नहीं है जो अलग फॉर्म लिखा गया। ये एक स्पेशल केस था जिसमें इंटरवल क्या था, 0 से 2π। बट ये जो स्पेशल केस है ये हम याद नहीं रखेंगे, जो ये जनरल फॉर्म है ये याद रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन। इंटरवल कुछ भी गिवन हो, इससे आपको फूरियर सीरीज आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे लिखा गया है, ये जो a0, an, bn ये जो कांस्टेंट्स आए हैं इन्हीं को बोला जाता है फूरियर कोएफिशिएंट्स। और एग्जाम में बेसिकली हमें फूरियर कोएफिशिएंट्स ही कैलकुलेट करने होते हैं। फंक्शन गिवन होता है और बोला जाता है ये फूरियर कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो a0, an, bn इनको बोला जाता है फूरियर कोएफिशिएंट्स। ठीक है, क्लियर। तो फूरियर सीरीज का जो पार्ट है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फूरियर कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उससे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए, अदरवाइज जो टेस्ट है उसके डाउट डिस्कस करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है? सर यहाँ पे a0/2 a0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे एवरेज वगैरह लिया गया है क्या? नहीं 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 नहीं, ये टोटल ऐड कर अल्टीमेटली। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो a0 बाई एवरेज वैल्यू ऐसा कुछ नहीं, इसका एज सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब ऐसे लिखने का। जैसे मैंने बताया फॉर्मूला, इनका फॉर्मूला सिमिलर जाता है, तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है सच। सर लास्ट लाइन जो इंटरवल बताया नहीं समझ में। क्या? तो लास्ट लाइन में 0 to 2π n is equal to 0 से इंफिनिटी लिए समझ नहीं आया। कौन से स्लाइड में? सर इसी में ये तो लास्ट लाइन। ये फॉर्म तो हमने पहले ही लिखा था। हाँ वहाँ 1 से इंफिनिटी लिए, यहाँ 0 से इंफिनिटी, ये नहीं समझ इंटरवल के टर्म में। हमने 0 टू इन्फिनिटी लिया, अभी 1 टू इन्फिनिटी लिया, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो हमने पहले ही लिखा था। उसी को मैं यहाँ, आप 0 टू इन्फिनिटी लेंगे या 1 टू इन्फिनिटी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस पार्ट को अगर आप डिवाइड करते हैं तो n इक्वल टू 0 का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, और इसी कंट्रीब्यूशन को ऐसे लिखा गया है। तो n इक्वल टू 0 का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अलग से लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया गया है, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, n इक्वल टू 0 के कंट्रीब्यूशन को अलग से लिखा गया है। a0/2 होने का एज सच कोई मैथमेटिकल मतलब फिजिकल रीजन कुछ नहीं है।
A0/2 जस्ट इसलिए लिखा जाता है, फूरियर कोएफिशिएंट A0, AN और BN का जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मेट एक ही तरीके का दिखे, इसके लिए 2 फैक्टर बाहर लिखा गया है। अगर आप 2 फैक्टर नहीं भी लिखते हैं तब भी फूरियर सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट A0 का फॉर्मूला बदल जाएगा। आप 2 फैक्टर को यहां पे ना लिख के A0 के फॉर्मूले के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2 फैक्टर यहां पे ना लिख के, सपोज किसी टेक्स्ट बुक में क्या होता है 2 फैक्टर यहां पे लिखा नहीं होता, इस 2 फैक्टर को A0 के फॉर्मूले के अंदर ही इंक्लूड कर लिया जाता है। इसका कोई फिजिकल रीजन है, सच कुछ नहीं है। अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप A0/2 यूज करते हैं तो उसके लिए A0 का एक फॉर्मूला होगा, और अगर आप 2 यहां पे नहीं लिखते हैं तो उस 2 को A0 के फॉर्मूले में इंक्लूड करना होगा। लेकिन फाइनली जो फूरियर सीरीज आएगा उसका फॉर्म सेम आएगा। आप A0 लिखो या A0/2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A0/2 लिखने का सच कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो बताइए, आई थिंक टेस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। आसान टेस्ट पेपर था। सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें एक फंक्शन गिवन है f of z इज इक्वल टू x³ प्लस 3xy² प्लस आयोटा y³ प्लस 3x²y। अब जस्ट आपको चेक करना है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, एक तो हम डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, लिमिट वाला। आसान तरीका इस क्वेश्चन में आप CR इक्वेशन चेक करो, अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो डिफरेंशिएबल है। तो अब देखिए इसमें रियल पार्ट क्या है, u दिस, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट v। तो लेट्स चेक ये CR इक्वेशन कब सेटिस्फाई करता है। तो पहला CR इक्वेशन है del u del x इक्वल टू del v del y। इफ यू कैलकुलेट del u del x तो आएगा 3x² प्लस 3y², और del v del y अगर आप कैलकुलेट करें ये आएगा 3y² प्लस 3x²। ये तो इक्वल है ही, कोई कंडीशन नहीं है, ये तो दोनों इक्वल ही आ रहे हैं। जो दूसरा CR इक्वेशन है del u del y इक्वल टू माइनस del v del x, तो del u del y देखिए क्या आएगा 6xy माइनस del v del x आएगा 6। कंप्यूटर आइसिले ദബനന്ദ ആർക്ക് വേണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനല്ല അവന്റെ മാമനായിരിക്ക। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 12xy इक्वल टू 0। इसका मतलब है सेकेंड CR इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, xy, ये प्रोडक्ट को 0 होना पड़ेगा, तभी सेकेंड CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब बताइए xy 0 होने का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई अगर एक 0 बन जाता है तो ये प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो आइदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। अब बताइए x इक्वल टू 0 का मतलब कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 कब बनता है, ऑन x एक्सिस। इसका मतलब है फर्स्ट CR इक्वेशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। लेकिन जो सेकेंड CR इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब आइदर x और y इनमें से कोई एक 0 बनेगा। x कब 0 बनता है, y एक्सिस के ऊपर,
y कब जीरो बनता है? x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब जो सेकंड सीआर इक्वेशन है ये कब कहां पे सेटिस्फाई करेगा? y एक्सिस पे सेटिस्फाई करेगा एंड x एक्सिस से सेटिस्फाई करेगा। इन्हीं को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो x और y एक्सिस है उसी को तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। इसका मतलब है सीआर इक्वेशन will be satisfied on the coordinate axis। जो सीआर इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कहां पे डिफरेंशिएबल होगा? ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। function will be differentiable on coordinate axis। जो भी ऑप्शन गिवन था, आई थिंक ऑप्शन ए था, फंक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट पॉइंट्स लाइंग ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऑप्शन ए। हेलो सर। सर क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 10 भी बताना। सेकंड इसी क्वेश्चन में मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ना इस फंक्शन को कन्वर्ट किया था तो उसमें जेड प्राइम वाली टर्म आ रही थी, तो मैंने उससे डायरेक्ट अप्रोच कर दिया था कि डिफरेंशियल नहीं होगा। तो आप बता सकते हैं भाई क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? देखते ही क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल पूछा गया है, एनालिटिक नहीं। हमने बताया था ये एनालिटिक का अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब भी एनालिटिक नहीं भी हो सकता है। जैसा बोलो ना जेड स्टार आ रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा लेकिन डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है? इट शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एनालिटिक होने का मतलब क्या है? इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिफरेंशिएबल है, बाकी पॉइंट्स पे नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर, एक बार थर्ड बता दो प्लीज। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मली एनालिटिक या अगर आपको डिफरेंशिएबल पूछा जाता है ना तो पहले आप सीआर इक्वेशन ही चेक कीजिए। अगर सीआर इक्वेशन से कुछ नहीं पता चलता है तब हम वो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेशन इसमें जाएंगे। पहले ही आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेशन में मत जाइएगा, पहले सीआर इक्वेशन चेक कीजिए, एनालिटिक वाला पूछा जाए या डिफरेंशिएबिलिटी पूछा जाए। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है सर, थर्ड में भी एक बार बता देना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने मेथड यूज किया था, दो मेथड बताया था ना, यू और वी पता करने के, फंक्शन पता करने के। 5 1 5 2 वाला लग जाएगा सर। ये क्वेश्चन में गिवन है e⁻x cos 2y। आप सीआर इक्वेशन यूज करके v कैलकुलेट कर लीजिए। तो सीआर इक्वेशन यूज करके अगर आप v कैलकुलेट करते हैं तो यह आएगा e⁻x sin y प्लस सम कांस्टेंट के। नाउ f ऑफ z क्या है? क्या फॉर्मूला बताया गया था? u z नॉट प्लस आयोटा v z नॉट, ये था ना। दो मेथड बताए थे, उसमें ये एक मेथड था। ठीक है, दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको आप चेक कीजिए, ये फंक्शन आएगा e⁻z, यहां पे साइन y मैंने मिस किया है, e⁻z प्लस k। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो है e⁻z प्लस k, ये करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके लिखा गया है। जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में जो फंक्शन गिवन है वो है 2e⁻z/2 cos हाइपरबोलिक
z/2 प्लस c, यही है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 2e⁻z/2 कॉस हाइपरबोलिक को आप क्या लिख सकते हैं? e⁻z/2 प्लस e⁻−z/2 अपॉन 2 प्लस c। ना अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 तो कैंसिल कर जाएगा, ये बेसिकली आएगा e⁻z प्लस 1 प्लस c। अब ये जो 1 प्लस c है ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, ये क्या आया है? ये फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है, दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 12 सर एक बार थर्ड में तो लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है ना, क्या दिक्कत है? y को सर उसके अंदर मतलब जैसे हमने y इज इक्वल टू mx पुट करते हैं तो m की डिपेंडेंस तो मेरी कैंसिल ही नहीं हुई, बट कैंसिल क्यों नहीं हुई? 0 आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो ना, x की जगह पे 0 आ जाएगा। सर लेकिन जैसे आपने बताया था अगर रियल पार्ट हो इमेजिनरी पार्ट हो तो पहले चेक करना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ऐसा। हाँ तो वही तरीका है, इसमें वैल्यू ये फंक्शन है। अब बताइए रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z y, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉडुलस है ना। यस सर, अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ना हम ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो y इक्वल टू mx रिप्लेस करेंगे। यस सर। और आप y के बदले mx रिप्लेस करें तो x इंटू mx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे x आएगा, तो एक x फैक्टर कैंसिल होगा और ये देखिए आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x फैक्टर रिमेनिंग होगा इनटू, तो बताइए x इक्वल टू 0 पे 0 नहीं बन जाएगा ये? ओके सर, फाइन। लिमिट एग्जिस्ट करता है और वैल्यू 0 आएगा, ऑप्शन ए। मैंने सर डायरेक्ट यही सोच लिया कि m आ रहा है तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। साथ में तो है ना। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 बताना, 10। एक सेकंड, एक बात बताइए, ये जो हमने चेक किया ये तो हमने केवल एक पाथ के लॉन्ग चेक किया। अब अगर जो हमें कहीं थ्योरेटिकल इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो ये कंप्लीटली करेक्ट होगा? हमने तो केवल एक पाथ के लिए प्रूव किया है ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि बाकी सब पाथ के लिए भी एग्जिस्ट करेगी? मैंने क्लास में मेंशन किया था ये किस पाथ के अलोंग एग्जैक्टली करेक्ट रिजल्ट आएगा वो डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। डिनोमिनेटर में दोनों के पावर सेम आने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए x और y के पावर तो सेम ही है ना। ठीक है क्वेश्चन अप्रोच करने के लिए, बट अगर हमें कहीं थ्योरेटिकल आंसर करना हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो भी क्या हम यही मेथड अप्रोच करेंगे या कोई डिफरेंट मेथड है? यही मेथड अप्रोच करेंगे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन का लेंथ जितना बड़ा है ना इसका आंसर जो है इसका हाफ है, हाफ भी नहीं है 1/4 है। 4 लाइन का क्वेश्चन है, 1 लाइन का आंसर है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में एक लॉरेंस सीरीज का फॉर्म गिवन है और रेसिड्यू एट z0 पूछा गया है। लॉरेंस सीरीज से हम रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेथड 1 किसका कोएफिशिएंट 1 by z minus z0 बाई z माइनस z0। ये जो लॉरेंस सीरीज गिवन है उसके फर्स्ट पार्ट से या सेकंड पार्ट से? ये पावर जो है फर्स्ट गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस। तो बताइए कोई इसमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 1 n के बदले अगर आप 1 रिप्लेस करते हैं तो टर्म आ जाएगा, क्या आएगा? 3। तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा? 3। जो सेकंड पार्ट है उसमें तो पॉजिटिव पावर आ रहा है ना, ठीक है। तो जस्ट आपको ये सीरीज में ये पार्ट किस में आएगा, n के किस वैल्यू के लिए?
तो वहां से कोएफिशिएंट पता चल जाएगा, जो इस केस में 3 है। सर क्वेश्चन नंबर 5 में हम -c तो आ गया ए के इक्वल में, लेकिन b नहीं आ रहा। हाँ, तो बी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12। तो सर इस क्वेश्चन में रियल फंक्शन और इमेजिनरी फंक्शन चेक करने का केवल यही तरीका है कि उसकी हार्मोनिसिटी चेक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये चेक करना है, ये इमेजिनरी पार्ट है ना, तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसी से आ हाँ जाएगा। लाप्लास इक्वेशन। इसके अलावा सर और कोई तरीका नहीं है, बस यही तरीका है? आप सीआर इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। सीआर इक्वेशन से भी चेक, ठीक है, ये चेक करेंगे तो यहां से आ जाएगा a + c = 0। सीआर इक्वेशन से भी आएगा, बट थोड़ा लेंदी मेथड होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई इक्वेशन में ना, जैसे इस इक्वेशन में b का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब b के वैल्यू के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, b कैन हैव एनी वैल्यू। जब इक्वेशन में कोई टर्म नहीं आता, मतलब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, b कैन हैव एनी वैल्यू। ओके सर। इक्वेशन जो है वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है, इक्वेशन में अगर है ही नहीं तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 12। सर एक क्वेश्चन ओमेगा टू द पावर 8 = 1, सर वो वाला। क्वेश्चन नंबर 12 में जो फंक्शन है वो है z² sin z। इसका अगर आप सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो एक तो आएगा z = 0, जो थर्ड ऑर्डर पोल है। सिंगुलरिटी में कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। और बाकी जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या पोल्स आएंगे? सिंपल पोल। कर्व गिवन है, उसके अंदर कौन सा सिंगुलर पॉइंट होगा? जो कर्व ओनली 0 है, मॉडुलस ऑफ z सिर्फ 0 कंट्रीब्यूट करेगा। अब रेसिड्यू कैसे करेंगे? sin z है और z = 0 है, तो बेटर है लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करना, बिकॉज़ अगर आप मेथड 4 यूज करते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वो मेथड लेंदी होगा। तो फंक्शन में साइन प्रेजेंट है और 0 के अबाउट एक्सपेंशन है, तो हम स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन यूज करेंगे साइन का। तो z² sin z का एक्सपेंशन है z - z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस z5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ जो साइन वाला सीरीज है उसे कॉमन क्या जाएगा? ये z³, z कॉमन लेंगे तो z³ और रिमेनिंग पार्ट को न्यूमरेटर में करते हैं। अर्षित म्यूट करना यार, आवाज लैग हो रही है सर की। तो z कॉमन लिया और रिमेनिंग पार्ट को ऊपर लेके चले गए। अब बताइए इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हैं 1 - x⁻⁻⁻⁻⁻, इसका एक्सपेंशन होगा 1 + x + x² एंड सो ऑन। बाकियों का हमें जरूरत ही नहीं है, इसी से आंसर पता चलेगा, +x + x² एंड सो ऑन। रेसिड्यू मतलब किसका कोएफिशिएंट होता है? 1/z का। तो देखिए और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z आएगा, तो रेसिड्यू बनेगा 1/3 फैक्टोरियल रेसिड्यू है, फिर रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कीजिए, 2 सम ऑफ द रेसिड्यू। सर क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले थे a + b cos थीटा के लिए, सर वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम लोग cos 2 थीटा करेंगे तो 2 थीटा को अगर हम लोग t करेंगे तो लिमिट हमारी 0 to 4 पाई हो जाएगी।
तो 0 to 4 पाई में हम लोग अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसमें तो हम लोग को निकालना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 0 to 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, वन प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन नीचे 2 प्लस नॉट 2 5 आएगा आई थिंक। cos स्क्वायर थीटा को लीनियर पावर में चेंज कर लीजिए, ये आएगा 5 प्लस cos 2 थीटा। अब इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट आसान तरीका है जो रिजल्ट हमें पता है वो यूज करना। So 5 plus 3 cos 2 theta. 5 5 + 3 तो अगर आप t एज्यूम करते हैं तो ये हो जाएगा 2d थीटा इक्वल टू dt। रिप्लेस करते हैं, लिमिट आ जाएगा 0 to 4 पाई, ऊपर होगा dt 2d थीटा के बदले 5 प्लस 3 cos t। अब इसमें डाउट ये है, जो शॉर्टकट बताया गया था, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया गया था, वो तो 0 to 2 पाई के लिए था। इसके लिए कैसे यूज करेंगे? अब बताइए, जो कॉस फंक्शन है इसका 0 से 2 पाई के बीच में जो नेचर है, 2 पाई से 4 पाई के बीच में क्या डिफरेंट नेचर होता है या सेम नेचर होता है? सेम नेचर है ना। इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जो नेचर होगा, सेम नेचर 2 पाई से 4 पाई के बीच में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to 2 पाई दिस। सेम नेचर है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू भी सेम आएगा, तो 2 टाइम्स 0 to 2 पाई कर देते हैं। अब इसमें हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2 पाई अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। गेट द आंसर, पाई आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 0 to 2 पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सर यहाँ पे a√5 होगा। क्यों? ये फॉर्म होता है ना, √5 क्यों होगा? ओके ओके प्लस b cos थीटा। ओके सर क्वेश्चन नंबर 15। हेलो सर। सर हाँ बताइए। सर हमारे पास जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्यूब रूट हमें 1 का 8th रूट निकालना है। तो ये सर एक जनरलाइज प्रॉपर्टी है कि हम किसी का भी nth रूट निकाल ले तो उसका जो रूट्स का सम होगा वो हमेशा 0 होगा। क्यूब रूट कैलकुलेट करें, 4th रूट या nth रूट कैलकुलेट करें, ये जो सम आता है ये ऑलवेज 0 आता है। और सर अगर हमारे पास 1 की जगह 2, 3, 4 कुछ और होता तो भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी? नहीं, तब तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता ना, ये 1 के लिए सिर्फ है। अगर नहीं, अगर 2, 3 कुछ भी होता। हेलो, यस सर। सम ऑलवेज 0 आएगा, प्रोडक्ट चेंज करेगा, सम ऑलवेज 0 आएगा। जो नंबर है उसके इक्वल आ जाएगा। हाँ, ये सॉरी ये 7 तक आएगा। क्वेश्चन में 8 रूट था ना। यस सर। और क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो वैल्यू -1 आएगा। ठीक है, किसी का भी क्यूब रूट nth रूट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो सम है ये ऑलवेज 0 आता है। ठीक है, 15 बता रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में एक फंक्शन गिवन है और इन्फिनिटी पे पोल का ऑर्डर और रेसिड्यू क्या है ये बेसिकली कैलकुलेट करना है। जो फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4z² प्लस 2 प्लस 3z, 3/z, z से डिवाइड कर दिया तो ये 3 टर्म आ जाएंगे। ठीक है, नाउ सिंगुलरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, z के बदले 1/t, तो z के बदले अगर आप 1/t रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 4/t² प्लस 2 प्लस 3t। अब बताइए यहाँ पे t इक्वल टू 0 किस टाइप का सिंगुलरिटी है? सेकंड ऑर्डर, सेकंड पोल, t² है ना, तो t इक्वल टू 0 क्या होगा? सेकंड ऑर्डर पोल। और t इक्वल टू 0 पे जो नेचर ऑफ सिंगुलरिटी होता है z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी सेम होता है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी भी एक सेकंड ऑर्डर पोल आएगा। मतलब m का वैल्यू कितना है? 2। सर एलसीएम नहीं लेंगे हम? हाँ बताइए। एलसीएम नहीं लेंगे सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? आप एलसीएम लेते भी हैं तो क्या? हाँ तब भी नॉन जीरो ही हो रहा है सर। इस रहा है ना सर एक जो जीटी वाला बताए थे कि जीटी इज इक्वल टू -1/t² इंटू f1/t। रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया था, सिंगुलरिटी के लिए नहीं। सर इससे मैं कंफ्यूजन हो गई। सिंगुलरिटी के लिए सिर्फ f1/t चेक करते हैं, टू के लिए ये -1/t² मल्टीप्लाई करेंगे। -1/t² अगर आप मल्टीप्लाई करें इस फंक्शन के साथ तो देखिए आएगा -4/t⁴ -2/t² -3/t। ये जो फंक्शन था इसके साथ -1/t² मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ हम t इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं, तो रेसिड्यू ऑफ g एट t इक्वल टू 0 क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ 1/t, और 1/t का कोएफिशिएंट क्या आया है? -3। तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी रेसिड्यू यही होगा। सर हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, जो आपने एक थ्योरम बताई थी रेसिड्यू वाली, जो इन्फिनिटी पे निकालना होता है वो माइनस ऑफ समेशन ऑफ जिन पॉइंट्स पे हमारे सिंगुलर होते हैं। इसके सारे सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उसका रेसिड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं सर एक ही सिंगुलर पॉइंट आ रहा है ना इसका, तो z इज इक्वल्स टू 0। हाँ वो भी कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट आ जाता है सर। ठीक है कर सकते। और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर जो क्वेश्चन नंबर 7 है टेलर सीरीज वाला, उसको ऊपर नेगेटिव पावर में ले जाके डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है बस? एक्सपेंशन करके दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। ओके सर उसमें जो है ये मतलब फॉर मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी है और मॉड जेड लेस देन 1 है, तो सर वो वाला हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब ए और बी के साथ मैच हो रहा है जो हम लोग का एक्सपेंशन है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 7 में जो वो है ऑफ कन्वर्जेंस है। अच्छा अच्छा तो फंक्शन हमारे पास है 1/1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस z²। तो टेलर सीरीज के लिए हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले सिंगुलर पॉइंट क्या आएंगे इसके? 1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। देन क्या करते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उससे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो 0 का अबाउट एक्सपेंशन है, 0 से डिस्टेंस कितना आएगा? तीनों पॉइंट 1 ही आएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी कितना होगा? 1। तो मॉड जेड लेस देन 1 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा तो यहाँ से आ जाएगा। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 में जो फंक्शन है उसका बायनोमियल एक्सपेंशन करके नहीं कर सकते क्या?
जब आसान तरीका पता है तो क्यों हम इतना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए एक्सपेंशन क्यों करेंगे? तो नहीं टेक्निक सर, मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसमें जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बायनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो उसके लिए जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -1 का करते हैं तो उसके लिए मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, तो उसी केस में सेटिस्फाई होता है। तो इसमें ऐसा कुछ है कि e की पावर आयोटा जेड स्क्वायर लेस देन 1 होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद आप कंडीशन कैसे पता करेंगे? दिक्कत ये है, कंडीशन पता करना दिक्कत होगा। सर ये मतलब जो इसमें GT जब तक दिया हुआ नहीं है तब तक ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये e की पावर आयोटा जेड स्क्वायर ये 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल। ओके सर ये जो GT निकाले हम लोग, उसको हम लोग मेथड 4 से नहीं कर सकते? मेथड 1 से लेके मेथड 4 तक जो बताया गया, मैंने क्या मेथड 4 से करेंगे? चलिए बताइए। मतलब यहाँ तो GT में t = 0 पोल ऑफ ऑर्डर 4 हो जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं मेथड 4 में, टाइम ज्यादा लगेगा। तब तो सर -4 आ रहा था रेसिड्यू। चेक कीजिए कैलकुलेशन, उससे भी सेम आएगा। ये इस फंक्शन का रेसिड्यू t = 0 पे मेथड 4 सेम आंसर आएगा। डिफरेंशिएट भी करना होगा। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में पाई आंसर आएगा, π/2 नहीं। आप अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, आप कहीं पे 2 फैक्टर मिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का पाई आएगा। जो मेथड, जो ओरिजिनल मेथड है वो भी अगर आप अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल ना यूज करके, तब भी पाई आएगा। आप कैलकुलेशन चेक कीजिए, आप कहीं पे ना कहीं पे 2 फैक्टर कहीं पे मिस कर रहे हैं, इसलिए आपका π/2 आंसर आ रहा है। पाई ही आंसर होगा ओरिजिनल मेथड यूज करने से भी। ओके सर। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें बेसिकली 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं। अगर आप चेक करें, जो फंक्शन है उसके 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, एक 0 आएगा और एक z = 1 आएगा। 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, दोनों ही सिंपल पोल्स हैं। अब जो क्वेश्चन में कर्व गिवन है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व तो नहीं है, लेकिन उसको हम 2 सिंपल क्लोज्ड कर्व में डिवाइड कर सकते हैं। कर्व कुछ ऐसा है, लाइक दिस। तो अब देखिए, 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, एक C1 है और दूसरा C2 है, तो C1 के अंदर कौन सा पॉइंट है? z = 0, और C2 के अंदर कौन सा पॉइंट है? z = 1। तो दोनों के अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। जो C1 है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो -2π आयोटा इंटू C1 के अंदर कौन सा पॉइंट है? z = 0, एंड C2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो +2π आयोटा, और C2 के अंदर कौन सा पॉइंट है? z = 1, तो रेसिड्यू एट z = 1। सिंपल, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐसा अगर इंटरसेक्टिंग कर्व आते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड, या 3 पार्ट जो भी आएगा उसमें डिवाइड करके चेंज कर लेंगे। सर एक बार प्लीज वो क्वेश्चन नंबर 13 आप बता दो, सबको कंफ्यूज हो रहा है उसमें। आप कैलकुलेशन ग्रुप में सेंड करो, आपने जो कैलकुलेशन किया है, मैं गलती बता दूंगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। 13 क्वेश्चन है, इसमें ये बोल सकते हैं सर कि जो अपना आंसर है वो थीटा इंडिपेंडेंट है, चाहे वट एवर वैल्यू हो जाए थीटा की।
यहाँ थीटा इंटीग्रेशन तो रेस्पेक्ट में ही है ना, तो थीटा डिपेंडेंसी क्यों आएगा? तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा जो भी हो तो आंसर फाइनल सेम रहेगा सर। नहीं, 3 थीटा अगर उसमें चेंज हो जाता है तो वो फंक्शन भी तो चेंज होगा। ये जो मैंने 2 फैक्टर लिखा है ये उसके हिसाब से चेंज नहीं हो जाएगा। ओके सर। ये जो कहाँ गया ये जो 2 फैक्टर आया है, ये 2 फैक्टर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे 2 थीटा को हमने टी अज्यूम किया था ना। हाँ सर। ठीक है, अगर ये 2 थीटा ना होकर 3 थीटा होता तो ये दूसरा कुछ नहीं आ जाता। ये तो है। ठीक है, तो वो फैक्टर चेंज होगा ना, ये इसकी वजह से। ओके, थैंक यू। सर अगर यहाँ क्वेश्चन 13 में इंटीग्रेशन में जैसे 0 to पाई है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके 0 to 2 पाई कर दिए। अगर सर 0 to 6 पाई होता तो 2 टाइम्स इंटू करते 2 का 3 से मल्टीप्लाई करते 3 से, मतलब 2 के मल्टीपल में करना होगा। करते जैसे यहाँ पे 0 to 4 पाई है तो 2 आ गया, 0 to 6 पाई होता तो 3 आ जाता मल्टीप्लिकेशन में। 0 के 2 के मल्टीपल में लेंगे हम। तो ये पर आ रहा है, कितने साइकिल्स आ रहे हैं? 3। तो इसीलिए 3 मल्टीप्लाई होगा। ओके सर। 3 बार आया ना ये। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 12 में काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब +2 पाई आयोटा आएगा। काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो प्लस में ही आंसर आएगा। क्वेश्चन सही से पढ़िए, क्लॉकवाइज नहीं है, काउंटर क्लॉकवाइज है। सो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन नंबर 13 वाली स्लाइड खोलने एक बार, सॉरी 11। सर यहाँ पे z⁴ रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो ये 2 पाई आई होगा कि पाई आई होगा? अंदर है या ऊपर है? सर इनसाइड। ओके सर। ना अंदर तो 2 पाई आता है। ओके।